अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है।
ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा।
अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा आपके पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने और चांदी का केक और उस ड्रेस को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाता है। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। कुंती नगर नाम के एक गांव में रेवती अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों काफी ज्यादा गरीब थी। कुछ दिनों पहले उसके पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रेवती काफी ज्यादा उदास रहा करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसकी मम्मी उससे कुछ कहती है। बेटी रेवती, तुम अब काम करना बंद ही कर दो। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो जाओ तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है ना? अगर तुम ऐसे घर के काम करती रहोगी तो पढ़ोगी कब बेटा? हाँ माँ, पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? मैं कुछ देर बाद पढ़ाई कर लूँगी। ठीक है मम्मी? नहीं बेटा, तुम अगर ऐसे ही अपना समय बर्बाद करोगी तो कल एग्जाम में फेल भी हो सकती हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एग्जाम में फेल हो। तो जाओ और जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी, मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। आप ये खाना खा लीजिएगा, ठीक है ना? फिर रेवती अपनी मम्मी की बातों को मानकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी एक सहेली काव्या आ जाती है और वो रेवती से कहती है, रेवती, क्या तुम दिन रात भर बस पढ़ाई ही करती रहती हो? थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पर भी ध्यान दिया करो। देखो, आज ये ड्रेस जो मैंने पहना है ना, मैंने आज ही लिया है। पता है ये कितने का है? हाँ, पर तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, जो हर बार कोई ना कोई नया सामान ले सके। मुझे शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। जिसके पास खाने का ना हो वो शॉपिंग क्या खाक करेंगे। वैसे भी रेवती, मुझे लगता है तुम्हारे नसीब में शॉपिंग करना तो लिखा ही नहीं है। काव्या, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम आज भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो ना? क्या मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ? एक तो मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और अपनी ये ड्रेस दिखाने आई हूँ, और तू मुझसे ऐसा बोल रही है? ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ। फिर रेवती की सहेली काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रेवती का बर्थडे आता है और वो अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे कहती है, दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है, तो तुम सभी को मेरे बर्थडे पर जरूर आना होगा। अच्छा मजाक कर लेती हो रेवती तुम। खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम हमें अपने घर पर बर्थडे मनाने के लिए बुला रही हो। क्या खिलाओगी? कहीं घर के खाने के लिए बुला रही हो क्या? अब क्या हुआ? अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर रेवती को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से घर की तरफ वापस आ जाती है। और घर आकर वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी? और आज आप मेरे लिए कोई ड्रेस भी नहीं लेकर आओगी क्या? बेटी रेवती, तुम्हें तो घर की हालत के बारे में पता है ना? बताओ, मैं तुम्हारे लिए केक और कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ? कुछ भी काम ना चलने की वजह से मेरे पास आजकल बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं। पर तुम चिंता मत करो बेटी, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे लिए एक केक और नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जंगल से थोड़ा घूम कर आती हूँ। इतना कहकर रेवती उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में वो जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत रोने लग जाती है।
हे भगवान, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? इसीलिए ना, क्योंकि हम हमेशा बस दुखी रहे। ऐसा क्यों भगवान, बताइए। आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं एक केक ले पाऊँ और अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए। रेवती बहुत रो रही थी कि तभी वहाँ पर परी लोक की रानी जैस्मीन नाम की एक परी वहाँ पर प्रकट होती है और वो रेवती से कहती है, बेटी रेवती, शांत हो जाओ, इतना मत रो। क्या हुआ है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। परी जी, मेरा नाम रेवती है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे कि मैं अपने जन्मदिन पर एक अच्छी सी ड्रेस ले पाऊँ और एक केक लेकर अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए परी जी। ओह, ऐसा है क्या? तो तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक। ये कोई आम केक नहीं है, बल्कि ये जादुई केक है। क्या सच में ये जादुई केक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा परी जी? तो सुनो, ये जो सोने का केक है, इससे तुम अपना जन्मदिन मनाना, और ये जो चांदी का केक है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी, चाहे जो भी मांगो। ये जादुई केक तुम्हें वो सब कुछ देगा। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर रेवती रानी परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है और जादुई केक से एक केक मांगती है। उसके बाद वो अपना जन्मदिन मनाती है और उसे जो भी चाहिए होता है वो उस जादुई चांदी के केक से मांग लिया करती थी। फिर वो अपनी मम्मी के साथ अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday dear बुलबुल. Happy birthday to you. ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए।
आज मेरी पोती का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है। मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। घंटी बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। तभी सुहासिनी नाम की एक स्टूडेंट ने प्रिया नाम की एक स्टूडेंट का रास्ता रोक दिया और क्लास का दरवाजा बंद करने लगी। मुझे अंदर आने दो, मेरे हाथ में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। मैम ने मुझे संभाल कर उन्हें टेबल पर रखने को कहा है। अरे खोल देना सुहासिनी, क्यों इस बेचारी को तंग कर रही है? ऐसे कैसे खोल दूं? कल टेस्ट में जब मैंने इसे बोला मुझे चीटिंग करनी है, मेरे बैग से किताब निकाल दे, ये मेरे बैग के बराबर में ही बैठी थी। मैम को पता भी नहीं चलता, ये मुझे चुपचाप किताब दे सकती थी। सुहासिनी, चीटिंग करना बुरी बात होती है, इसीलिए मैंने उस समय तुम्हारी मदद नहीं की। पर अभी तुम जो ये कर रही हो ये तो गलत है ना? मैं कितनी देर से मैम की रजिस्टर पकड़कर खड़ी हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है, दरवाजा खोल दो। क्या बात है प्रिया, अभी तक तुम मेरे रजिस्टर रखकर सीट पर नहीं बैठी? अरे ये तो टीचर जी की आवाज है, जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ। प्रिया टीचर की डांट को सुनकर हड़बड़ाहट में सारे रजिस्टर जमीन पर गिरा देती है। इतनी ही देर में सुहासिनी भी दरवाजा खोल देती है। तो टीचर जी, सुहासिनी। मैम, मैं तो बहुत देर से बोल रही थी कि रजिस्टर आपकी टेबल पर रख दे, पर ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। मैम, मैं अभी आपके सारे रजिस्टर उठाकर रख देती हूँ। प्रिया एक गरीब बिहारी मजदूर की बेटी थी। गांव में उसके पिता बहुत ही गरीब थे, जबकि सुहासिनी के पिता गांव के बड़े सेठ थे। इसीलिए सुहासिनी को अपने पैसे पर बहुत घमंड था और वो प्रिया को बहुत गरीब समझती थी। प्रिया को जब उसके टीचर ने डांटा तो वो उदास हो गई, पर कुछ देर बाद प्रिया की टीचर ने जो बात कही उसे सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों, वार्षिक स्कूल मेहंदी कंपटीशन होने वाला है। जो भी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें। मैम, मेरा नाम लिख लीजिए।
मैम मेरा भी। ऐसे ही बहुत से बच्चों ने नाम लिखवाया, जिसमें प्रिया भी थी। प्रिया को मेहंदी कलाकारी का हुनर अपनी दादी से विरासत में मिला था। उसके हाथों में एक अनोखा जादू था, एक जादू जो साधारण मेहंदी को लुभावने और बेहतरीन डिजाइन में बदल सकता था। प्रिया चाहती थी कि वो मेहंदी कंपटीशन में भाग ले, इसलिए प्रिया ने भी अपना नाम लिखवा दिया। अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, ये कंपटीशन तुम नहीं मैं जीतूंगी। तुम बेकार में ही अपना नाम लिखवा रही हो। अभी तो कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है, फिर तुम इसका रिजल्ट कैसे ले सकती हो? पहले कंपटीशन शुरू तो होने दो। प्रिया घर आकर अपनी माँ को इस बारे में बताती है, पर वो थोड़ी उदास थी। देखो बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो। जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपना सर्वश्रेष्ठ देना। समझी, तुम्हारे पास बहुत अच्छा में है जो तुम्हारी दादी के सिखाए हुनर को पहचान देगा। और मैं जानती हूँ कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ ही इस कंपटीशन में दोगी और किसी की बातों को सुनकर अपना मन खराब नहीं करोगी। ठीक है माँ, अब मैं इस कंपटीशन में पूरे मन से भाग लूंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रिया भी सभी स्टूडेंट्स के साथ वार्षिक स्कूल मेहंदी कंपटीशन में भाग ले रही थी। ये उसके लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये चमकने का मौका था, खासकर अपनी प्रतिद्वंदी सुहानी के खिलाफ, जो स्कूल की सबसे अमीर लड़की थी। प्रिय छात्रों, याद रखें, ये मेहंदी कंपटीशन जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये अपनी प्रतिभा दिखाने के बारे में है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इस कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ मेहंदी डिजाइन प्रस्तुत करें। कंपटीशन शुरू किया जाए। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, स्टूडेंट्स ने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। उनके हाथ धीरे धीरे सुंदर पैटर्न से सजने लगे। सभी बच्चे अपने अपने पार्टनर स्टूडेंट को मेहंदी लगाने लगे, पर कोई भी स्टूडेंट प्रिया से मेहंदी नहीं लगवा रहा था। प्रिया एक बार फिर से उदास हो गई। अरे देखो देखो, इस गरीब मजदूर को कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। ये कैसा मजाक है सुहासिनी? तुम अपने साथ की किसी स्टूडेंट का मजाक कैसे उड़ा सकती हो? मैंने पहले भी तुम्हें कई बार देखा है कि तुम प्रिया को बहुत तंग करती हो। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो मुझे प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात करनी होगी। राधिका बेटा, इधर आओ, तुम प्रिया से मेहंदी लगवाओ बेटा। जी मैडम। मेहंदी कंपटीशन घंटों तक चलता रहा। सब अपनी अपनी मेहंदी लगा चुके थे, पर अचानक सुहासिनी रोने लगी। उसकी सहेली ने लगी लगाई मेहंदी को खराब कर दिया। असल में जैसे ही सुहासिनी ने अपनी मेहंदी पूरी की, स्टूडेंट का हाथ एक मेज पर लगकर गलती से उसका डिजाइन बिगड़ गया। सब बच्चों की मेहंदी देखने के लिए जज स्टेज से उतर चुके थे। वो एक एक करके बच्चों के पास जाकर मेहंदी देख रहे थे। सुहासिनी घबरा रही थी। ओह सॉरी सुहासिनी, पता नहीं मेरा हाथ कैसे हिल गया। अब तुम ये कंपटीशन नहीं जीत पाओगी। सभी जज और प्रिंसिपल मैडम स्टेज से नीचे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? सुहासिनी रो मत, मैं रीमा की मेहंदी ठीक कर दूंगी। रीमा, अपना हाथ लाओ। प्रिया, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो हमेशा तुमसे लड़ती हूँ, तुमसे ईर्ष्या करती हूँ, फिर भी माँ कहती है हमें हमेशा मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं रीमा की मेहंदी ठीक कर रही हूँ, ताकि तुम भी ये कंपटीशन जीत सको। प्रिया थोड़ी ही देर में रीमा की मेहंदी बिल्कुल ठीक कर देती है। अब ये लग ही नहीं रहा था कि उसकी मेहंदी कहीं से भी बिखरी है। अब तक प्रिंसिपल मैम और सभी जज ये सब देख चुके थे। उस समय भी वो कुछ नहीं बोले। सबकी मेहंदी देखकर प्रिंसिपल मैम और जज स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं, पर मन ही मन सब यही सोच रहे थे कि प्रिया कितनी अच्छी बच्ची है जो उसने सुहासिनी की मुसीबत में सहायता की। प्रिया ने तो मेरी मेहंदी बिल्कुल ठीक कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपटीशन में कोई भी स्थान प्राप्त कर पाऊंगी। मेहंदी कंपटीशन की प्रथम विजेता है 6ठी कक्षा की प्रिया सिंह। पहला पुरस्कार प्रिया सिंह को जाता है और दूसरा पुरस्कार मेघा को जाता है। देखा रीमा, मैं नहीं कहती थी कि मुझे कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा।
तीसरा पुरस्कार, 1 सेकंड, मुझे लगता है एक नाम और है। बच्चों, यहाँ प्रथम पुरस्कार 2 निकले हैं, क्योंकि प्रिया सिंह के साथ साथ सुहासिनी ठाकुर की लगाई हुई मेहंदी भी बहुत सुंदर है। एक बार जोरदार तालियों से मेहंदी कंपटीशन के प्रथम विजेताओं को सम्मानित किया जाए। और तीसरा पुरस्कार रानी को दिया जाता है। प्रिया सिंह, सुहासिनी ठाकुर, रीमा और मेघा, ये सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। सुहासिनी ने जब सुना कि वो भी प्रिया के साथ प्रथम आई है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा हॉल तालियों से भर गया। प्रिया ने ये साबित कर दिया कि दौलत और रुतबे का प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार मिलने के बाद सुहासिनी ने प्रिया को गले से लगा लिया। प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत संस्कारी भी हो। आज तुमने सुहासिनी की मदद की, उससे अपने साथ साथ प्रथम पुरस्कार का विजेता भी बनाया। ये बात हम भी जानते थे और स्कूल की प्रिंसिपल मैम और जज भी। सुहासिनी सुंदर मेहंदी लगाती है, पर रीमा की बिगड़ी हुई मेहंदी के बाद शायद ही उसे कोई पुरस्कार मिल पाता, अगर प्रिया तो मदद ना करती तो। ये बात अच्छे से सुहासिनी भी जानती है। क्यों सुहासिनी? मैम, मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी प्रिया से नफरत नहीं करूँगी। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ बनकर रहेंगी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। प्रिया और सुहासिनी दोनों खुशी खुशी अपने घर पुरस्कार लेकर जाती हैं। उस दिन के बाद से कभी भी सुहासिनी ने प्रिया के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और वो दोनों अब अच्छी दोस्त बन गई थी। ये कहानी है एक छोटे से गांव पलमपुर की। उस गांव में एक छोटी सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कई साल पहले उसके माँ बाप की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। चाची की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम अनुष्का था। चाची अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके सारे ख्वाहिशें भी पूरी करती थी। लेकिन असल में सिंड्रेला की चाची एक बहुत ही घमंडी और मतलबी औरत थी। वो बेचारी सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी और कोई गलती होने पर उसे बहुत मारती थी। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह नहीं थी। वो अपनी बहन सिंड्रेला से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन, सिंड्रेला, अरे ओ सिंड्रेला, कहाँ मर गई मनहूस? तूने अभी तक बर्तन नहीं धुले क्या? और देख, बारिश भी होने वाली है, जरा कपड़े तो लेकर आ बाहर से। सुना नहीं क्या तूने? अरे जल्दी आ चुड़ैल। तभी सिंड्रेला हाथ में जूस का ग्लास लेकर वहाँ पर आती है। अरे चाची जी, मैं तो आपके लिए फ्रेश जूस बना रही थी, मैं अभी कपड़े उतार कर ले आती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और गार्डन से सारे कपड़े उतार लेती है। फिर सभी कपड़े उतार कर घर में ले आती है और मन ही मन सोचती है, एक काम करती हूँ, चाची जी के सारे कपड़ों को समेट कर उनको अलमारी में रख देती हूँ, वरना चाची जी मेरी पिटाई करेंगी अगर मैंने उनके कपड़ों की तह नहीं बना कर रखी तो। फिर थोड़ी ही देर में अनुष्का स्कूल से घर वापस आ जाती है, जिस पर चाची उससे कहती है, अरे मेरी बिटिया रानी, आ गई तुम। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, ये लो। आज मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, सोचा हम दोनों के लिए गर्मा गर्म जलेबी बना दूं। चल बेटा, फटाफट से खा ले, वरना अभी वो चुड़ैल आ जाएगी। इसके बाद अनुष्का खुशी खुशी बैठकर गर्मा गर्म जलेबी खाने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ पर आ जाती है और चाची से कहती है, चाची जी, जलेबी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चाची, थोड़ी सी जलेबी मुझे भी दे दो ना, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख भी बहुत टेस्टी लगी है। सुबह से काम करते करते मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्लीज चाची, मुझे भी थोड़ी सी जलेबी दे दो ना। अच्छा, तो तुझे जलेबी खानी है तो पहले घर की पूरी साफ सफाई कर। चाची जी, मैंने तो साफ सफाई पहले ही कर दी है, खाना भी पका दिया है, कपड़े और बर्तन भी धो दिए हैं, सारे काम कर दिए चाची जी। ये सुनकर चाची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं टेबल पर पानी का एक गिलास रखा था। चाची जी वो गिलास उठा लेती हैं और जानबूझकर वो पानी जमीन पर गिरा देती हैं। अच्छा, तो तूने साफ सफाई कर दी है, तो यहाँ पानी कैसे गिरा दिख रहा है? अब जल्दी से जाकर दोबारा से पोछा मार। काम तो कुछ करती नहीं है और जब देखो खाने के लिए चाहिए होता है।
अरे अपने माँ बाप के साथ तू भी मर जाती तो अच्छा होता। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख होता है और सिंड्रेला फिर से पूरे घर में पोछा लगा देती है। सिंड्रेला चाची के पास जाकर कहती है, चाची जी अब तो मैंने फिर से पूरे घर में पोछा लगा दिया है, घर की साफ सफाई फिर से कर दी। अब तो मुझे जलेबी दे दो, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रही है चाची जी। अच्छा बेटा रुक जा, मैं तेरे लिए अभी जलेबी ला कर देती हूँ। ये सुनकर सिंड्रेला थोड़ी खुश हो गई, लेकिन तभी उसकी चाची उसकी खूब पिटाई करने लगती है और उसे जलेबी भी नहीं देती है। ये सब देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर चाची सिंड्रेला को ठंड में घर के बाहर खड़ा कर देती है। फिर चाची घर के अंदर वापस आ जाती है। अनुष्का को ये पसंद नहीं आता, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये सब आप क्या कर रही हो? सिंड्रेला दीदी के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं है। माँ अगर वो जलेबी मांग रही है तो उन्हें दे दो ना जलेबी, आखिर हम सब ने भी तो जलेबी खाई है ना। थोड़ी सी जलेबी उन्हें दे देंगी तो क्या हो जाएगा? आप सिंड्रेला दीदी से इतनी नफरत क्यों करती है माँ? मेरे मन में सिंड्रेला के लिए इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि ये इतनी छोटी सी रह गई है, इसकी लंबाई बढ़ ही नहीं रही है। जब से इसके माँ बाप मरे हैं तब से ये इतनी की इतनी ही है। माँ अगर दीदी की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इसमें उनकी क्या गलती है? भगवान ने जिसको जैसा बनाया है अच्छा ही बनाया है माँ, ये सब किसी के हाथ में तो नहीं होता है। तू चुप कर, अगर ये लंबी नहीं हुई तो इससे शादी कौन करेगा? हाँ ये जिंदगी भर मेरे सर पर मोम रगड़ती रहेगी, समझ में आया? इसीलिए मैं इससे नौकरानियों वाले काम करवाती हूँ, समझ में आया कि नहीं? और अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी भी पिटाई कर दूंगी और तुझसे भी घर का सारा काम करवाऊंगी। ये सुनकर अनुष्का बहुत डर जाती है, इसलिए वो चुपचाप भागकर अपने कमरे में चली जाती है। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी अनुष्का और चाची की सारी बातें सुन लेती है और आज उसे पता चलता है कि उसकी चाची उससे प्यार क्यों नहीं करती है। फिर सिंड्रेला भूखी प्यासी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बालकनी के पास खड़ी होकर तारों को देखकर रो रही होती है कि तभी सिंड्रेला को एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। इसलिए सिंड्रेला उस टूटे हुए तारे से एक विश मांगती है कि उसे एक परी मिल जाए। अगले दिन सिंड्रेला उठकर घर के सारे काम करती है कि तभी उसकी चाची आकर कहती है, उठ गई महारानी, चल जा और जाकर दुकान से तेल लेकर आ। सिंड्रेला तेल लेने के लिए एक ग्रोसरी शॉप पर जाकर तेल खरीदने के लिए खड़ी हो जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी जो ब्रेड खरीद रही थी। उसके पास पैसे से भरा एक बैग भी था। जैसे ही वो बुढ़िया पैसे देने लगती है कि तभी एक चोर उस बुढ़िया को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से उसके बैग को लेकर भागने लगता है। सिंड्रेला बहुत बहादुर लड़की थी, वो बिना डरी उस चोर के पीछे भागने लगती है और चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। साथ ही उस बुढ़िया का बैग भी उससे छीन लेती है। इतने में ही वहाँ सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग सिंड्रेला की बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी बूढ़ी औरत सिंड्रेला से बोली, बेटी तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहूँगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है। उसने मेरा बैग बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और न ही उस चोर से डरी। ये सुनकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। अरे ओहो, तुम्हारी चाची तुम्हें इतना मारती है, परेशान करती है सिर्फ इसलिए कि तुम हाइट में छोटी हो। तुम फिक्र मत करो, तुम अब उस घर में मत जाना। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटी मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। इसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर चली जाती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत का घर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत का घर बिल्कुल महल जैसा था। दादी ये घर तो बहुत सुंदर है, आप इस घर में अकेली ही रहती हैं क्या?
हाँ बेटी, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं परी लोक की रानी परी हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी का रूप धारण कर लेती है और वो परी सिंड्रेला को एक जादुई पैसों का लहंगा देती है। सिंड्रेला, ये एक जादुई पैसों का लहंगा है। ये जादुई पैसों का लहंगा पहनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनते ही सिंड्रेला उस जादुई पैसों के लहंगे को पहन लेती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उस जादुई लहंगे की वजह से सिंड्रेला की हाइट भी बढ़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी सिंड्रेला बोलती है, अरे वाह परी जी, मेरी लंबाई तो बढ़ गई। धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। तुम्हें याद है कि तुमने एक टूटे हुए तारे से कुछ मांगा था कि तुम्हें एक परी मिल जाए? मैं वही परी हूँ। तुम्हारी हाइट इस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से बढ़ गई है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी चाची अब तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी। और हाँ, तुम इस जादुई पैसों के लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। फिर रानी परी अपने परीलोक वापस चली जाती है और सिंड्रेला जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारा सोना लेकर अपने घर चली जाती है। फिर सिंड्रेला अपनी चाची को जादुई पैसों के लहंगे के बारे में सारी बात बताती है। बहुत सारा सोना और सिंड्रेला की लंबाई देखकर उसकी चाची बहुत खुश होती है और सिंड्रेला से हमेशा के लिए बहुत प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।